हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजिली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर दीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल हैं। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से। वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पर मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज इस लेक्चर में हम लोग इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। साथ के साथ क्वेश्चन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनके ऊपर भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। आज का जो सेशन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सेशन को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि आपकी जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो यहाँ पर अच्छे तरीके से हो पाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का देखो क्या है। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ वेल्थ इज प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड। दिस डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज गिवन बाय। तो इकोनॉमिक्स की ऐसी डेफिनेशन जिसके अंदर बोला गया है कि इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट मैटर है वो है वेल्थ। इकोनॉमिक्स के अंदर हम देखते हैं कि जो वेल्थ है वो किस तरीके से प्रोड्यूस की जा रही है, किस तरीके से कंज्यूम की जा रही है। तो ऑप्शन है एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स या फिर मिल्टन फ्रीडमैन। तो ऑप्शन है एडम स्मिथ इज अ करेक्ट आंसर। एडम स्मिथ ने डेफिनेशन दी थी कि इकोनॉमिक्स का जो मेन फोकस है वो वेल्थ के ऊपर होना चाहिए। वेल्थ को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, कैसे कंज्यूम किया जाता है, इस चीज को हम इकोनॉमिक्स के अंदर जो है वो स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अकॉर्डिंग टू लियोनार्ड रॉबिन्स, इकोनॉमिक्स इज द साइंस which studies human behavior as a relationship between ends and scar means which have alternative uses in this economics definition. What is the meaning of end? ठीक है, तो सबसे पहले लियोनार्ड रॉबिन्स की जो डेफिनेशन है उसको यहाँ पर समझो। तो लियोनार्ड रॉबिन्स के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस होती है जिसके अंदर हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं कि जो ह्यूमन है वो यहाँ पर अपनी अनलिमिटेड बॉन्ड्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे यहाँ पर पूरा कर रहा है, वो अपने रिसोर्सेज को कैसे यूज कर रहा है। तो इस डेफिनेशन के अंदर जो एंड वर्ड है इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है। ऑप्शन है रिसोर्सेज, वांट्स, गुड्स या फिर सर्विसेज। तो ऑप्शन बी वांट्स इज अ करेक्ट आंसर। वांट्स इज अ करेक्ट आंसर। तो इस डेफिनेशन के अंदर दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स यूज किए गए हैं, पहला एंड है और दूसरा है स्कार्स मींस। तो एंड का मतलब है वांट्स जो कि अनलिमिटेड होती हैं, और मींस का मतलब है यहाँ पर रिसोर्सेज जो कि लिमिटेड होती हैं और उनके कई सारे अल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं। तो लियोनार्ड रॉबिन्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स के अंदर हम यही मेन चीज स्टडी करते हैं कि ह्यूमन जो है वो कैसे रिसोर्सेज को यूज करे अपनी अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक प्लान्स। ठीक है, तो देखो हमारी जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर इकोनॉमिक प्लान्स बनाती है, और इकोनॉमिक प्लान्स को इंप्लीमेंट करने के लिए उसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जरूरत होती है। जैसे अगर यहाँ पर गवर्नमेंट ने सोचा है कि उसे एक हाईवे बनाना है, तो हाईवे बनाने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। बिना पैसे के कैसे यहाँ पर हाईवे बन जाएगा। तो गवर्नमेंट के पास यहाँ पर कौन कौन से सोर्स होते हैं और कौन सा ऐसा सोर्स है जो कि गवर्नमेंट के पास नहीं होता है इकोनॉमिक प्लान्स को इंप्लीमेंट करने के लिए। पहला डोमेस्टिक बजटरी सोर्सेस, डेफिसिट फाइनेंसिंग, फॉरेन असिस्टेंस या फिर मनी प्रिंटिंग। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इकोनॉमिक प्लान्स को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो डोमेस्टिक बजटरी सोर्सेज का यूज करती है। डोमेस्टिक बजटरी सोर्सेज का मतलब यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट का खुद का पैसा, गवर्नमेंट का खुद का जो रेवेन्यू वो कमाती है, जो भी टैक्स से पैसा कलेक्ट करती है, जब वो उसको यूज करते हैं तो वो हमारा डोमेस्टिक बजटरी सोर्सेज कहलाता है। और ये हमारा एक अहम हिस्सा है फाइनेंशियल रिसोर्सेज का,
जो गवर्नमेंट यूज करती है इकोनॉमिक प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए। डेफिसिट फाइनेंसिंग के अंदर हमारी जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर लोन लेती है, बोरविंग करती है, जैसे डोमेस्टिक मार्केट से यहाँ पर बोरविंग कर ली, या फिर बैंक से बोरविंग कर ली, किसी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरविंग कर ली। फॉरेन असिस्टेंस के अंदर वो फॉरेन गवर्नमेंट से लोन वगैरह यहाँ पर लेती है, जैसे कि IMF से लोन ले लिया, वर्ल्ड बैंक से यहाँ पर जो है लोन ले लिया। तो ये तीन इंपॉर्टेंट सोर्सेज है जहां से गवर्नमेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज को अरेंज करते हैं इकोनॉमिक प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे यहाँ पर, ड्यूरिंग कोविड द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस 3 लाख करोड़ कोलैटरल फ्री क्रेडिट स्कीम दैट इज टू इनटू बेनिफिट 45 लाख MSME। दिस स्कीम इज नोन एज, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कोविड के दौरान एक यहाँ पर स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी जहां पर 3 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ के कोलैटरल फ्री लोन दिए गए थे MSME सेक्टर को। तो इस स्कीम को क्या कहा जाता है? इंटरेस्ट सब्सिडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम, या फिर ऑप्शन डी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। तो इस स्कीम को कब इंट्रोड्यूस किया गया था? मई 2020 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस यही था कि जो कोविड 19 की वजह से जो भी नुकसान हुआ है MSME सेक्टर का, उसको कुछ हद तक यहाँ पर कम किया जा सके। ये जो स्कीम थी वो हमारा आत्मनिर्भर भारत पैकेज का ही एक अहम हिस्सा थी, ठीक है। अब इसमें क्या था कि जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस है, जब वो बैंक के पास लोन लेने जाती थी तो जो गवर्नमेंट है ना, वो इस लोन की क्या दे देती थी? गारंटी दे देती थी, जिससे जो है MSME को कोलैटरल फ्री लोन जो है वो मिल पाता था। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो गवर्नमेंट है वो 100% यहाँ पर गारंटी जो है वो प्रोवाइड करती थी, जो भी लोन इस स्कीम के अंदर प्रोवाइड किए जा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश स्कीम एम्स टू प्रोवाइड फंडिंग फॉर खादी प्रोग्राम अंडरटेकन बाय खादी इंस्टीट्यूशन थ्रू मोबिलाइजेशन फंड्स फ्रॉम बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। एक ऐसी स्कीम जिसका जो पर्पस था वो यही था कि खादी इंस्टीट्यूशन को फंडिंग प्रोवाइड की जा सके, ताकि वो खादी प्रोग्राम को अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट जो है वो कर सके, अंडरटेक कर सके। ऑप्शन है इंटरेस्ट सब्सिडी एलिजिबल सर्टिफिकेट स्कीम फॉर फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम, या फिर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। तो ऑप्शन है इंटरेस्ट सब्सिडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इज अ करेक्ट आंसर। तो स्कीम के अंदर हमारी जो खादी इंस्टीट्यूशन थी, इनको यहाँ पर कम इंटरेस्ट रेट पर बैंक से लोन जो है वो मिल जाता था, क्योंकि इनको सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द स्कीम लॉन्च टू प्रमोट MSME सेक्टर। ठीक है, तो हमारी गवर्नमेंट MSME सेक्टर को प्रमोट करना चाहती है। तो MSME सेक्टर को प्रमोट करने के लिए इसमें से कौन सी स्कीम जो है वो लॉन्च की गई थी? पहला, उद्यमी मित्रा पोर्टल लॉन्च बाय सिडबी टू इंप्रूव एक्सेसिबिलिटी ऑफ क्रेडिट एंड हैंड होल्डिंग सर्विसेज टू MSME। तो बिल्कुल करेक्ट है। उद्यमी मित्रा पोर्टल को लॉन्च किया था सिडबी ने, ताकि जो MSME सेक्टर है उसको हर तरह की सर्विसेज एक ही जगह पे प्रोवाइड की जा सके, जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए तो वो सारी सर्विसेज उद्यमी मित्रा पोर्टल पे अवेलेबल होती है। उसके बाद है MSME डिलेड पेमेंट पोर्टल विल माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज डायरेक्टली रजिस्टर देयर केसेस रिलेटेड टू डिलेड पेमेंट बाय सेंट्रल मिनिस्टर डिपार्टमेंट CPSE स्टेट गवर्नमेंट। अब देखो MSME को एक ये भी प्रॉब्लम होती है कि जो MSME है वो क्रेडिट पे सामान तो बेच देती है हमारी गवर्नमेंट को, जैसे सेंट्रल मिनिस्टर हो गया, डिपार्टमेंट्स को, पर ये यहाँ पर टाइम पे पेमेंट नहीं करती थी, जिसकी वजह से फंड्स की कमी होती थी। तो यहाँ पर MSME डिलेड पेमेंट पोर्टल यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया, जहां पर हमारे माइक्रो स्मॉल मीडियम जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स है वो डायरेक्टली यहाँ पर कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं डिलेड पेमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, उसके बाद है डिजिटल MSME स्कीम। द स्कीम एम्स एट मेकिंग MSME डिजिटली एम्पावर्ड एंड मोटिवेट देम अडॉप्ट डिजिटल टूल्स। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। तो डिजिटल MSME स्कीम को इंट्रोड्यूस करने का पर्पस यही था कि जो MSME सेक्टर है उसको डिजिटली एम्पावर किया जाए, वो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा डिजिटल टूल्स का यूज करे, एप्लीकेशन का यूज करे, टेक्नोलॉजी का यूज करे। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स इज नोन एज। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट की डिमांड और उसके जो वेरियस डिटर्मिनेंट्स है उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है डिमांड एंड डिटर्मिनेंट्स, डिमांड फंक्शन, डिमांड डिपेंडेंसी, या फिर डिमांड इफेक्ट। तो ऑप्शन बी डिमांड फंक्शन इज अ करेक्ट आंसर। तो एक प्रोडक्ट की डिमांड और उसके डिटर्मिनेंट्स में जो भी रिलेशनशिप है उसको डिमांड फंक्शन जो है वो कहा जाता है। यहाँ पर डिमांड डिटर्मिनेंट्स का यहाँ पर क्या मतलब है? ऐसे फैक्टर्स जो कि डिटरमाइन करते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड यहाँ पर कितनी रहने वाली है। तो चार इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला है प्राइस ऑफ द कमोडिटी,
प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ठीक है, तो पहले अगर हम प्राइस ऑफ कमोडिटी की बात करें तो जो प्राइस है और यहाँ पर जो डिमांड है उसके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है। यानी कि अगर प्राइस जो है वो हाई होगा तो जो डिमांड है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी। और अगर यहाँ पर प्राइस जो है वो कम होगा तो डिमांड जो है वो हाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिमांड जो है वो हाई हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स में हमारे सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स दोनों ही आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर उनके प्राइसेस में भी चेंज आता है तो जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है उसके भी प्राइसेस में जो है वो चेंज आ जाता है। जैसे अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में इंक्रीज आता है तो जो हमारा प्रोडक्ट है, ओरिजिनल प्रोडक्ट है, उसकी डिमांड में इंक्रीज आ जाता है। और अगर हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उसके प्राइस में इंक्रीज आता है तो हमारी जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है उसकी डिमांड भी जो है वो कम हो जाती है। उसके बाद है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो हमारे जो यहाँ पर कंज्यूमर है उसकी इनकम, तो कंज्यूमर की इनकम और प्रोडक्ट की जो डिमांड है उसके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप पाया जाता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। अगर इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड भी इंक्रीज होगी, अगर इनकम डिक्रीज होगी तो डिमांड भी डिक्रीज होगी, क्योंकि इनकम आने से हमारी परचेसिंग पावर बढ़ जाती है और हम ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड जो है वो करने लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, इसमें से कौन सी ऐसी एक्सेप्शन है जिसके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है। पहला यहाँ पर वेबलेंट गुड्स, नॉर्मल गुड्स, नेसेसरी गुड्स एंड सर्विसेज एंड चेंज इन इनकम। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वेबलेंट गुड्स, नेसेसरी गुड्स एंड सर्विसेज, चेंज इन इनकम, ये तीन एक्सेप्शन होती है लॉ ऑफ डिमांड में। ठीक है, और इसके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है। पहले अगर हम वेबलेंट गुड्स की बात करें, लॉ ऑफ डिमांड के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया कोई पिछले लेक्चर्स में, तो अब हम दोबारा यहाँ पर डिस्कस इसको नहीं करेंगे। तो जो वेबलेंट गुड्स है, वेबलेंट गुड्स का दूसरा नाम हमारा यहाँ पे एक लग्जरी गुड्स भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो लग्जरी गुड्स बेसिकली ऐसी गुड्स होती है जिनका प्राइस अगर बढ़ता है ना तो उनकी डिमांड भी बढ़ जाती है, डिमांड भी बढ़ जाती है। क्योंकि देखो लग्जरी गुड्स जो हम बाय करते हैं, हमारा पर्पस क्या होता है कि हम सोसाइटी में अपना एक स्टेटस जो है वो बिल्ड करना चाहते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास भी महंगी महंगी चीजें लग्जरी गुड्स यहाँ पर होती हैं। ठीक है, तो देखो अगर लग्जरी गुड्स है उसके प्राइस हाई होंगे तो उसकी डिमांड इंक्रीज होगी, क्योंकि उससे और ज्यादा यहाँ पर स्टेटस जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो तो हाँ यहाँ पर देखोगे कि अगर प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे तो लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता नहीं है। क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइसेस अगर इंक्रीज होंगे तो हमारी जो डिमांड है वो डिक्रीज होनी चाहिए, पर ये उल्टा हो रहा है, प्राइसेस इंक्रीज हो रहा है, डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा एक्सेप्शन। नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स पे एप्लीकेबल होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेसेसरी गुड्स एंड सर्विसेज पे एप्लीकेबल नहीं होता है। देखो नेसेसरी गुड्स ऐसी गुड्स है जो आपको चाहिए ही चाहिए। जैसे अगर कोई पर्सन बीमार है तो उसे मेडिसिन चाहिए ही चाहिए, अब उसका प्राइस कितना है वो फर्क नहीं पड़ता, प्राइस जितना मर्जी हो, पर्सन बीमार है तो आपको दवाई लेकर आनी ही पड़ेगी। यानी कि प्राइसेस के कम या ज्यादा होने से दवाइयों के डिमांड पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। उसके बाद है चेंज इन इनकम। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, देखो अगर आपकी इनकम चेंज हो गई है, जैसे पहले आपकी इनकम थी 10,000 पे और अब आपकी इनकम हो गई है 20,000 पे। ठीक है, और जो प्राइसेस थे वो पहले 100 रुपए थे, अब हो गया 200 रुपए, तो अब भी आप यहाँ पर उतनी ही डिमांड करोगे जितनी पहले करते थे। यानी कि प्राइसेस इंक्रीज होने में भी डिमांड यहाँ पर कम नहीं हुई है, क्योंकि आपकी सैलरी यहाँ पर जो है वो बढ़ गई थी। तो इस केस में भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है, लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन जनरल हाउ डज द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज अफेक्ट इन सप्लाई। ठीक है, तो अगर हम इन जनरल बात करें तो जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस है वो उसकी सप्लाई को किस तरीके से अफेक्ट करते हैं, अगर बाकी जो फैक्टर सप्लाई को अफेक्ट करते हैं वो कांस्टेंट माना जाए। मतलब कि सप्लाई को अफेक्ट करने वाले प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं उनको हमने कांस्टेंट मान लिया। तो अब अगर प्राइस में चेंज आएगा तो उसका सप्लाई पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो पहला देखो, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, कोई रिलेशनशिप नहीं है। एंड इंक्रीज इन प्राइस लीड टू डिक्रीज इन सप्लाई, या फिर डिक्रीज इन प्राइस लीड्स टू इंक्रीज इन सप्लाई, या फिर इंक्रीज इन प्राइस लीड्स टू इंक्रीज इन सप्लाई। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस के प्राइस और उसकी सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप पाया जाता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। यानी कि अगर प्राइसेस हाई होंगे तो हमारी जो सप्लाई है वो भी हाई होगी, और अगर प्राइसेस डिक्रीज होंगे तो हमारी जो सप्लाई है वो भी डिक्रीज होगी। इसके पीछे का रीजन क्या है, देखो जो प्रोड्यूसर है, जो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है, सप्लाई करता है, उसका मोटिव है प्रॉफिट कमाना। जब प्राइसेस ज्यादा होते हैं तो उसको ज्यादा प्रॉफिट होता है तो वो ज्यादा सप्लाई करता है, जब प्राइसेस कम होते हैं तो उसको कम प्रॉफिट होता है, इसीलिए वो कम सप्लाई जो है वो करता है और वेट करता है कि जब प्राइसेस यहाँ पर हाई हो जाएंगे, इसीलिए डिमांड का सप्लाई जो है वो कम हो जाती है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a rise in cost of raw material used to produce furniture
वुड लाइकली कॉज ऑफ व्हाट टू हैपन टू सप्लाई ऑफ फर्नीचर। अगर मान के चलो आप फर्नीचर बनाते हो, ठीक है, तो फर्नीचर का जो रॉ मटेरियल होता है अगर उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है तो उससे सप्लाई ऑफ फर्नीचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? द सप्लाई ऑफ फर्नीचर वुड रिमेन अनचेंज। सप्लाई में किसी भी तरह का चेंज नहीं आएगा, जितना पहले था उतना ही रहेगा। द सप्लाई ऑफ फर्नीचर वुड इंक्रीज, जो फर्नीचर की सप्लाई वो इंक्रीज हो जाएगी। द सप्लाई ऑफ फर्नीचर वुड डिक्रीज, जो फर्नीचर की सप्लाई है वो डिक्रीज होगी। या फिर द इफेक्ट ऑन सप्लाई डिपेंड्स ऑन कंज्यूमर डिमांड, कंज्यूमर डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है कि सप्लाई कम या ज्यादा होगी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखो जब यहाँ पर कॉस्ट इंक्रीज होती है ना, तो हम यहाँ पर कम गुड्स और सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूस कर पाते हैं। जैसे अगर मान के चलो पहले जो रॉ मटेरियल का प्राइस था वो था यहाँ पर प्राइस था वो हमारा 10 रुपए था, 100 रुपए था, ठीक है। आपके पास 10,000 रुपए होते थे तो आप यहाँ पर 1,000 यूनिट जो है वो खरीद पाते थे। 1,000 यूनिट यहाँ पर खरीद पाते, सॉरी 100 यूनिट जो है वो आप यहाँ पर खरीद पाते थे, ठीक है। पर क्या हुआ, जिससे आप 100 यूनिट्स ही यहाँ पर प्रोड्यूस जो है वो कर पाते थे फाइनल गुड्स। उसके बाद देखो पैसे आपके पास 10,000 ही है पर प्राइसेस 200 हो गए। अब आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 50 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर सकते हो। यहाँ पर 50 यूनिट्स ही रॉ मटेरियल के परचेज कर सकते हो और 50 यूनिट्स ही आप यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हो। तो आप देखोगे अल्टीमेटली अगर कॉस्ट इंक्रीज होगी तो उसकी वजह से हमारी जो सप्लाई है वो कम हो जाती है, क्योंकि हम कम गुड्स और सर्विसेज यहाँ पर प्रोड्यूस जो है वो कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द इक्विलिब्रियम इन सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि सप्लाई और डिमांड के इक्विलिब्रियम के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है? तो पहले इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? तो इक्विलिब्रियम का मतलब है इक्वल होना। सप्लाई और डिमांड, इक्विलिब्रियम ऑफ सप्लाई और डिमांड का मतलब है एक ऐसा पॉइंट जहां पर सप्लाई और डिमांड दोनों एक दूसरे के बराबर है। जैसे कि हम 1,000 यूनिट्स अगर डिमांड करें तो मार्केट में 1,000 यूनिट्स ही यहाँ पर सप्लाई जो है वो की जा रही है। तो इस स्टेज को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन ए कह रहा है मार्केट इक्विलिब्रियम इज अ मार्केट स्टेट वेयर सप्लाई इन द मार्केट इज इक्वल टू द डिमांड इन द मार्केट। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है। मार्केट इक्विलिब्रियम मार्केट की एक ऐसी स्टेट होती है जहां पर सप्लाई जो है वो इक्वल होती है डिमांड की। उसके बाद इक्विलिब्रियम प्राइस द अमाउंट दैट बायर वांट्स टू बाय इज जस्ट इक्वल टू द अमाउंट दैट सेलर वांट टू सेल। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस एक ऐसा प्राइस होता है जहां पर जो बायर जितनी क्वांटिटी खरीदना चाहता है उतनी ही क्वांटिटी जो सप्लायर है वो सेल करना चाहता है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके बाद देयर इज अ सरप्लस डिमांड। इक्विलिब्रियम इन सप्लाई एंड डिमांड के केस में डिमांड जो है वो ज्यादा होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन देयर इज an increase in demand with no change in supply the demand curve tend to shift rightwards because। ठीक है, तो इसको पहले एक डायग्राम की हेल्प से मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन बेसिकली है क्या, किस रिगार्डिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर डायग्राम देखो क्या है। डायग्राम यहाँ पर हमारी गिवन है। तो यहाँ पर हमारी गिवन है प्राइसेस और यहाँ पर हमारी गिवन है क्वांटिटी। ठीक है, तो पहले देखो, पहले जो हमारे प्राइसेस थे वो थे P1 और क्वांटिटी जो डिमांड की जा रही थी वो थी Q1। ठीक है, तो जो इक्विवेलेंट पॉइंट बन रहा था वो ये वाला पॉइंट बन रहा था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि हमारी जो डिमांड है, क्वांटिटी है, वो यहाँ पर बढ़ गई। कितनी हो गई? Q2। और जैसे ही ये बढ़ी, सप्लाई क्या रही? वो कांस्टेंट रही। सप्लाई में कोई भी चेंज नहीं हुआ क्योंकि डिमांड अब बढ़ गई। अब देखो हमारा डिमांड बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर इक्विवेलेंट पॉइंट जो है वो बन गया। यहाँ पर इक्विवेलेंट पॉइंट बन गया और प्राइसेस क्या हो गए? यहाँ पर हाई हो गए। प्राइसेस क्या हो गए? यहाँ पर हाई हो गए। अब ऐसा क्यों हुआ? तो देखो जब सप्लाई कांस्टेंट है, जैसे मान के चलो यहाँ पर 100 यूनिट्स थे, 100 यूनिट्स ही यहाँ पर डिमांड की जा रही थी। ठीक है, मतलब कि 100 यूनिट्स परचेज करने वाले हमारे यहाँ पर बायर होते थे। पर क्या इसका प्राइस कितना था? 100। ठीक है, पर क्या हुआ कि डिमांड बढ़ गई और 200 यूनिट्स की हो गई पर सप्लाई कांस्टेंट रही। अब क्या हुआ, क्योंकि बायर बहुत ज्यादा हो गए तो उनके बीच में कंपटीशन होगा कि मैं खरीदूंगा, मैं खरीदूंगा। तो सप्लायर ने यहाँ पर क्या किया? प्राइसेस को कर दिया हाई। मान के चलो प्राइसेस उसने 200 कर दिया और इस पे भी इसके सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर बिक गए। तो क्योंकि बायर्स के बीच में कंपटीशन हुआ इसकी वजह से ही प्राइसेस क्या हो गए? हाई हो गए और हमारी जो डिमांड कर्व है वो राइट की तरफ जो है वो शिफ्ट हो गई, क्योंकि D1 कर्व से शिफ्ट होके यहाँ पर D2 कर्व जो है वो बन गई है। अब यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं तो रीजन पूछा था कि ऐसा क्यों होता है। ऑप्शन ए कह रहा है दिस लीड्स टू इंक्रीज इन कंपटीशन अमंग बायर्स विच टर्न्स पुशेस अप प्राइस। ठीक है, तो इस चीज के होने से जो बायर्स है उनके बीच में कंपटीशन होता है जिससे प्राइसेस हाई हो जाते हैं। तो बिल्कुल करेक्ट है। दिस लीड्स इंक्रीज इन कंपटीशन अमंग सेलर टू सेल देयर प्रोड्यूस
तो ये गलत है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच प्राइस इंडेक्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द कॉस्ट ऑफ लिविंग फॉर एन एवरेज हाउस होल्ड। इसमें से कौन सा ऐसा प्राइस इंडेक्स है जो कि हमें बताता है कि जो एवरेज हाउस होल्ड है उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है, उसको जीने के लिए कितना खर्च करना पड़ रहा है। होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, या फिर रिटेल प्राइस इंडेक्स, या फिर बोथ ए एंड बी। तो हमारा करेक्ट आंसर है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, अब ये प्राइस इंडेक्स होते क्या है, तो पहले इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, समय के साथ हमारे गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस में क्या चेंज आया है, उसको मेजर करने के लिए हम प्राइस इंडेक्स का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो जो गुड्स एंड सर्विसेज है, जो यहाँ पर हमारी गुड्स एंड सर्विसेज है, इसको दो लेवल के ऊपर जो है वो ट्रेड किया जाता है। अगर हम गुड्स की बात करें, अगर हम यहाँ पर गुड्स की बात करें, तो इसको देखो, पहले कंपनी क्या करती है, बनाती है। कंपनी क्या बनाती है, वो बनाती है। उसके बाद कंपनी जो है इस गुड्स को होलसेल पे बेचती है। होलसेल का मतलब बल्क क्वांटिटी में बेचती है होलसेलर को। फिर होलसेलर यहाँ पर उसको रिटेलर को बेचता है, और रिटेलर फिर वहां पर कंज्यूमर को बेचता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, होलसेल लेवल पे जो प्राइसेस में चेंजेस आते हैं उसको मेजर करने का काम कौन करता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। जैसे अगर मान के चलो कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया था 100 रुपए का, 20 रुपीज का प्रॉफिट, तो 120 प्राइसेस हो गए। ठीक है, होलसेल लेवल पे 120 प्राइसेस है। ये था 2015 में। 2020 में ये हो गया हमारा 220। ठीक है, तो प्राइस में कितना चेंज आया होलसेल लेवल पे, इसको मेजर करने का काम कौन करता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर जो हमारे कंज्यूमर जो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं, जिस प्राइस पे परचेज करते हैं, तो उसमें जो चेंज आता है, जैसे हमारा जो रिटेलर है, ठीक है, हमारा जो रिटेलर है, वो यहाँ पर मान के जो इस प्रोडक्ट को 140 रुपए में जो है वो बेचता है कंज्यूमर को, 140 में कंज्यूमर को। तो कंज्यूमर जिस प्राइस पे यहाँ पर बाय कर रहा है, इसमें समय के साथ जो भी चेंजेस आए हैं उसको मेजर करने का काम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो करता है। इसीलिए हमें पता लगता है कि किसी भी एवरेज हाउस होल्ड की कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पर कितनी है, क्योंकि वो बताता है कि कंज्यूमर कितने प्राइसेस पे गुड्स और सर्विसेज को परचेज जो है वो कर रहा है। होलसेल प्राइस इंडेक्स सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर गुड्स के प्राइसेस में जो चेंज आया उसको मेजर करता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो सर्विसेज है वो यहाँ पर होलसेल लेवल पर नहीं बेची जाती, बल्कि वो रिटेल लेवल पे ही डील की जाती है। तो इसीलिए हमारा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है वो गुड्स और सर्विसेज दोनों के प्राइसेस में जो चेंज हुए उसको फाइंड आउट करता है। पर जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स के प्राइसेस में जो चेंज हुए हैं उसे यहाँ पर फाइंड आउट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। तो ये क्वेश्चन हमारा एनबीएफसी के साथ रिलेटेड है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी एक तरह की एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। तो उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया कि ये एक एनबीएफसी है, और ये एक ऐसी एनबीएफसी है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए लॉन्ग टर्म लोन्स जो है वो प्रोवाइड करती है। जैसे कि हाईवे बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, तो इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए ये जो है फाइनेंस प्रोवाइड करती है, लॉन्ग टर्म लोन जो है वो प्रोवाइड करती है। अब कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला, इट डेवलप्स एटलीस्ट 75% टोटल एसेट इन इंफ्रास्ट्रक्चर लोन, यानी कि ये जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है उसकी जितनी भी यहाँ पर टोटल एसेट्स है उसका 75% जो एसेट्स है वो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन से क्रिएट होना चाहिए। यानी कि अगर वो मान चुके चलो 100 रुपए का लोन दे रही है, तो उसमें से 75 जो लोन है वो किसको देगी, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन को देगी। इट हैज मिनिमम नेट ऑन फंड इज 300 करोड़। तो ये भी स्टेटमेंट कर रहा है इसकी जो मिनिमम नेट ऑन फंड है वो 300 करोड़ होनी चाहिए। इट हैज टू मेंटेन कैपिटल टू रिस्क वेटेड कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो 15%। ठीक है, तो ऑप्शन सी भी हमारा ये स्टेटमेंट भी क्या है, हमारी करेक्ट है। यानी कि इसे जो है अपनी जो भी रिस्क वेटेड एसेट रेशियो है उसका 15% जो है वो मेंटेन करके रखना है। तो ऑल ऑफ द हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑल ऑफ द इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फीचर्स ऑफ एनबीएफसी फैक्टर्स इंक्लूड। हमारे जो एनबीएफसी फैक्टर्स हैं, कौन कौन सा ऐसा फीचर है जो कि एनबीएफसी फैक्टर का फीचर होता है। एनबीएफसी फैक्टर्स है क्या, पहले इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखो एनबीएफसी फैक्टर्स ऐसी एनबीएफसी होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है, जो कि यहाँ पर फैक्टरी की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करती है। फैक्टरी के अंदर एक बिजनेस अपने अकाउंट रिसीवर्स, ठीक है, अपने यहाँ पर अकाउंट रिसीवर या फिर इनवॉइसेस को थर्ड पार्टी को सेल करके जो है इमीडिएट जो है फंड जो है वो एक्वायर कर लेती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फैक्टर का काम करता है वो एनबीएफसी फैक्टर करता है। यानी कि इन इन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को हमारी जो कंपनी है वो अपने अकाउंट रिसीवर सेल करके इमीडिएट फंड जो है वो ले सकती है। ठीक है, तो अब कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला, एनबीएफसी फैक्टरी इज अ डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। तो ये फीचर हमारा नहीं होता, क्योंकि एनबीएफसी फैक्टरी लोन प्रोवाइड करने वाली एनबीएफसी होती है।
एसेट इन फैक्टरिंग बिजनेस शुड कॉन्स्टिट्यूट एटलीस्ट 50% ऑफ द टोटल एसेट, यानी कि जो हमारा एनबीएफसी फैक्टर उसकी जो टोटल एसेट्स है उसमें से 50% जो एसेट्स है वो फैक्टरिंग बिजनेस से क्रिएट होनी चाहिए। इट इनकम डायरेक्ट फ्रॉम फैक्टरिंग बिजनेस शुड नॉट बी लेस देन 50% ऑफ द ग्रॉस इनकम। तो हमारे जो एनबीएफसी फैक्टर है उसका जो ग्रॉस इनकम है ना, उसका जो 50% इनकम है ग्रॉस इनकम, वो कहां से आना चाहिए, फैक्टरिंग बिजनेस से आना चाहिए। तो हमारा जो ऑप्शन बी होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड हमारी करेक्ट है पर फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी गलत है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा फीचर नहीं है, बाकी सेकंड एंड थर्ड हमारा फीचर है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दीज एनबीएफसी आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर विद सेबी। इसमें से कौन सी ऐसी एनबीएफसी है जिसकी रिक्वायरमेंट है कि उन्हें सेबी के साथ यहाँ पर रजिस्टर्ड होना है। पहला, वेंचर कैपिटल फंड्स, मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, वेंचर कैपिटल फंड्स, मर्चेंट बैंकिंग बिजनेस एंड स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज, इन तीनों को सेबी के अंदर जो है रजिस्टर्ड होना पड़ता है। जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है उसे यहाँ पर एनएचबी यानी नेशनल हाउसिंग बैंक, इसके अंडर जो है रजिस्टर्ड होना पड़ता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्या रहेगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट सेकंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गाइडलाइंस ऑन रिवाइज स्केल बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर एनबीएफसी has been issued by RBI dated 22nd October 2021. Regulatory structure for NBFC shall be comprised of 4 layers includes। तो देखो आरबीआई ने 22 अक्टूबर 2021 को रिवाइज स्केल बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इशू किया था, जिसके अंदर जो हमारा एनबीएफसी है उसको 4 लेयर्स में जो है डिवाइड किया गया था। वो 4 लेयर्स कौन सी है, लोअर लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर, टॉप लेयर या फिर बेस लेयर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, वो 4 लेयर कौन से हैं, बेस लेयर है, मिडिल लेयर है, अपर लेयर है और टॉप लेयर। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन सी एनबीएफसी आती है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखो ये लेयर्स क्यों बनाए गए थे, क्योंकि देखो यहाँ पर जो रिस्क का लेवल होता है एनबीएफसी का वो अलग अलग होता है। तो रिस्क का लेवल देखते हुए, उनके एसेट साइज को देखते हुए हमने अलग अलग लेयर्स बना दिए ताकि हम अलग तरीके से उसके ऊपर रेगुलेशन जो है वो कर सके। सबसे पहले सबसे नीचे हमारी लेयर आती है बेस लेयर। इसके अंदर कौन कौन सी एनबीएफसी आती है, पहली आती है नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी बिलो एसेट साइज 1000 करोड़। कोई भी ऐसी एनबीएफसी है जो कि डिपॉजिट नहीं यहाँ पर लेती है और उसके जो एसेट साइज है वो 1000 करोड़ से कम है, तो वो इसके अंदर आती है। उसके बाद एनबीएफसी पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म, एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर, नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, एनबीएफसी नॉट अवेलिंग पब्लिक फंड्स और नॉट हैविंग एनी कस्टमर इंटरफेस। तो ये सारी हमारी किसमें आते हैं, बेस लेयर में आते हैं। उसके बाद मिडिल लेयर, मिडिल लेयर में कौन कौन सी आती है, ऑल डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी इररिस्पेक्टिव ऑफ एसेट साइज, इनकी जितनी भी एनबीएफसी डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है वो मिडिल लेयर के अंदर आती है, चाहे उनका एसेट साइज कितना भी हो। नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी विद एसेट साइज इज 1000 करोड़ एंड अबव, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी जिसका जो एसेट साइज है वो 1000 या उससे ज्यादा है, तो वो भी इस कैटेगरी में आते हैं। स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स, जो भी स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज। ठीक है, ये सारे हमारे मिडिल लेयर में आते हैं। उसके बाद होता है हमारा अपर लेयर। अपर लेयर में जो एनबीएफसी आती है उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो आइडेंटिफाई करता है, यानी कि इसमें कोई फिक्स नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लगता है कि इस एनबीएफसी को अपर लेयर में रखना है तो वो इसमें यहाँ पर रख सकती है। ठीक है, उसके बाद है टॉप लेयर। टॉप लेयर नॉर्मली जो है वो एम्प्टी रहता है, यानी कि इसमें कोई भी एनबीएफसी नहीं होता है। पर अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लगता है कि कोई भी ऐसी एनबीएफसी जो अपर लेयर में है पर उसका जो सिस्टमेटिक रिस्क है वो इंक्रीज हो गया है और उसे हमें टॉप लेयर में रखने की जरूरत है, तो वहां पर उस एनबीएफसी को टॉप लेयर में हम रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या है, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब लीज एग्रीमेंट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर लीज एग्रीमेंट को अच्छे तरीके से डिफाइन करता है। सबसे पहले लीज एग्रीमेंट है क्या उसको थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए। लीज एग्रीमेंट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी की एसेट को टेम्परेरी बेसिस पे यूज करने के लिए किराए पर लेती है और बदले में एक यहाँ पर फीस पे करती है। जैसे एग्जांपल के मान के चलो एक ए पर्सन है और यहाँ पर बी पर्सन है। ठीक है, तो ए पर्सन को अपना बिजनेस करना है, बिजनेस करने के लिए उसको एक बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट है। बी पर्सन के पास एक बिल्डिंग पड़ी हुई है जो कि खाली है और ए पर्सन के लिए वो बेस्ट बिल्डिंग है। अब ए पर्सन इस बिल्डिंग को खरीद तो नहीं सकता, पर बी पर्सन को इसने कहा कि आप ना इस बिल्डिंग को मुझे यूज करने के लिए दे दो, बदले में हर साल मैं आपको 1 लाख रुपए यहाँ पे जो है वो पे
कर दूंगा और ये जो बिल्डिंग है वो मुझे 5 सालों के लिए यूज करने के लिए दे दो। तो बी पर्सन यहाँ पर मान जाता है। तो इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, लीज एग्रीमेंट, क्योंकि इसमें एक पार्टी किसी दूसरे पार्टी की एसेट को टेम्परेरी बेसिस पे कुछ टाइम के लिए यूज करने के लिए किराए पर देती है और बदले में एक यहाँ पर फीस जो है वो पे करती है। ठीक है, लीज एग्रीमेंट के अंदर नॉर्मली हमारी दो पार्टीज होती है। एक होती है हमारा लेसी, जो पर्सन यहाँ पर एसेट को यूज करने के लिए किराए पे लेता है वो कहलाता है लेसी। और जो यहाँ पर एसेट का ऑनर होता है, जो यूज करने के लिए देता है, वो होता है हमारा लेसर, वो होता है हमारा लेसर। और ये जो फीस पे की जाती है इसे हम कहते हैं लीज रेंटल, इसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, लीज रेंटल। तो यहाँ पर आपको जो लीज का मीनिंग है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब फटाफट से यहाँ पर ऑप्शंस को जो है देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रही है, द लेसर सेल्स एन एसेट टू लेसी विद इंस्टॉलमेंट, यानी कि लीज एग्रीमेंट के अंदर जो लेसर है वो अपनी एसेट को लेसी को इंस्टॉलमेंट पे सेल करता है। या फिर द लेसी पेज वन टाइम फी फॉर परमानेंट ओनरशिप ऑन एसेट, द लेसर रिटेन ओनरशिप व्हाइल ग्रांटिंग टेम्पररी यूज ऑफ एसेट फॉर पेमेंट्स। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो लेसर है वो अपने पास ओनरशिप रखता है एसेट को, बस टेम्परेरी तौर पर यूज करने के लिए देता है, बदले में उसे एक पेमेंट मिलती है। तो ऑप्शन सी हमारी क्या होगी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग लीज कॉन्ट्रैक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो लीज कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट देखो, द पार्टी विच ओन्स द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड लेसर, यानी कि वो पार्टी जो जिसकी एसेट के ऊपर ऑनरशिप होती है उसे हम लेसर कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। द पार्टी विच गेट्स राइट टू यूज एसेट कॉल्ड लेसी, वो पार्टी जिसको एसेट को यूज करने का राइट मिलता है उसको हम लेसी कहते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। द एग्रीड पेमेंट फॉर राइट टू यूज द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड लीज रेंटल, जो पेमेंट होती है जो लीज एग्रीमेंट के अंदर की जाती है उसको हम लीज रेंटल कहते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। लीज रेंटल इज पेड बाय लेसर टू द लेसी, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि लीज रेंटल जो है वो लेसी पे करता है लेसर को, ना कि लेसर लेसी को करता है। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू इंडियन एएस 116 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ फाइनेंस लीज। ठीक है, तो सबसे पहले फाइनेंस लीज है क्या उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो अगर हम एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करें तो जितने भी लीज एग्रीमेंट होते हैं उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है फाइनेंस लीज और एक होता है हमारा ऑपरेटिंग लीज। ठीक है, फाइनेंस लीज एक ऐसा लीज होता है जहां पर एसेट का जो रिवॉर्ड होता है और जो रिस्क होता है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है किसे, हमारे लेसी को। यानी कि जैसे ही लीज एग्रीमेंट हुआ तो एसेट के साथ जो भी रिस्क जुड़ा हुआ है, जो भी रिवॉर्ड है, वो किसे फेस करना पड़ेगा, वो लेसी को फेस करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ सिचुएशंस हैं जो कि अगर आपको किसी लीज एग्रीमेंट के अंदर दिख जाए तो आपने उसको फाइनेंस लीज की कैटेगरी में डालना है। कहने का मतलब क्या है, ये कुछ फीचर्स है हमारे फाइनेंस लीज के, और इनमें से अगर एक भी चीज आपको किसी लीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दिख जाए तो वो हमारा क्या होगा, फाइनेंस लीज होगा, अदरवाइज वो ऑपरेटिंग लीज होगा। पहला देखो क्या है, ऑनरशिप ट्रांसफर। अगर कोई लीज एग्रीमेंट है और उसके अंदर एक प्रोविजन है कि जैसे ही लीज एग्रीमेंट का जो टर्म था, यानी कि जितने टाइम के लिए आपने एसेट को लीज पे लिया था, जैसे ही वो ड्यूरेशन पूरी हो जाती है तो एसेट की जो ऑनरशिप है वो ट्रांसफर हो जाएगी लेसी को कुछ टर्म एंड कंडीशन फुलफिल करने के बाद, तो वो हमारी फाइनेंस लीज जो है वो कहलाएगी। साथ ही साथ अगर यहाँ पर बार्गेन परचेज ऑप्शन है, यानी कि अगर लीज एग्रीमेंट के अंदर लेसी के पास एक ऑप्शन है कि वो यहाँ पर हमारा जो लेसर है उसको कम दाम के ऊपर एसेट को परचेज कर सकता है और वो जो प्राइस है वो मार्केट प्राइस से काफी ज्यादा कम होगा, तो ये भी हमारी फाइनेंस लीज जो है वो कहलाती है। उसके बाद है लीज टर्म। ठीक है, अगर किसी लीज एग्रीमेंट के अंदर अगर किसी लीज एग्रीमेंट के अंदर जो ड्यूरेशन फिक्स की गई है लीज की, ठीक है, और वो जो ड्यूरेशन है वो हमारी एसेट के मतलब एसेट की जो इकोनॉमिक लाइफ है उसका एक मेजर पोर्शन कवर करती है, तो वो भी हमारा फाइनेंस लीज कहलाएगा। जैसे अगर मान के चलो हमारी जो एसेट है उसकी इकोनॉमिक लाइफ है 5 ईयर्स और 4 साल का लीज टर्म किया गया, तो यहाँ पर आप देखोगे इकोनॉमिक लाइफ का एक मेजर पोर्शन जो है लीज टर्म जो है वो कवर करती है, लीज ड्यूरेशन कवर करती है, तो ये भी हमारा फाइनेंस लीज कहलाएगा। उसके बाद स्पेशलाइज नेचर ऑफ एसेट, अगर हमारी जो एसेट है जिसको लीज पे लिया जा रहा है वो स्पेशलाइज नेचर की है, यानी कि हम उसको किसी स्पेशल काम के लिए ही यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने कोई यहाँ पर मान के चलो कोई बिल्डिंग परचेज की है जिसके अंदर, या फिर आपने कोई मशीन परचेज की है जिसको आप स्पेसिफिक काम के लिए यूज कर सकते हो, तो वो भी हमारा फाइनेंस लीज होता है। रिस्क एंड रिवॉर्ड ओनरशिप, तो ये तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद है सेकेंडरी पीरियड एट रेंट। अगर लीज एग्रीमेंट के अंदर लेसी के पास एक ऑप्शन है कि जैसे ही लीज की जो ओरिजिनल ड्यूरेशन है वो खत्म हो जाती है तो वो लेसर से उसको एडिशनल टाइम पीरियड जो है वो मांग सकता है, यानी कि
एडिशन पीरियड के लिए वो रेंट पर उस एसेट को ले सकता है, और जो वो रेंट पे करेगा वो मार्केट रेंट के मुकाबले काफी ज्यादा कम रहेगा। उसके बाद है हमारा ऑपरेटिंग लीज। उसके बाद है हमारा ऑपरेटिंग लीज। तो ऑपरेटिंग लीज एक ऐसा लीज एग्रीमेंट होता है जहां पर बिना रिस्क एंड रिवॉर्ड को ट्रांसफर करे लीज एग्रीमेंट जो है वो किया जाता है। सिंपल भाषा में कहूं तो अगर कोई लीज फाइनेंस लीज नहीं है तो वो हमारा ऑपरेटिंग लीज जो है वो कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस इज अ फीचर ऑफ लीवरेज लीज। इसमें से कौन सा हमारा फीचर होता है लीवरेज लीज का। तो लीवरेज लीज होता क्या है इसको थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। तो नॉर्मली देखो लीज एग्रीमेंट के अंदर कितनी पार्टीज होती है, टू पार्टीज होती है, पर लीवरेज लीज के अंदर थ्री पार्टीज होती है। कौन कौन सी थ्री पार्टीज होती है। एक होता है हमारा लेसर, एक होता है हमारा लसी, ठीक है, इन दो पार्टीज के बारे में आपको पता है, और एक होता है हमारा यहाँ पर लेंडर। ठीक है। अभी कैसे वर्क करता है, तो नॉर्मली देखो जो नॉर्मल हमारा लीज एग्रीमेंट होता है, तो एसेट के ऊपर जो ऑनरशिप होती है वो किसकी होती है, लेसर की होती है, और उसके पास एसेट वो पहले से ही अवेलेबल होती है और लेसी को वो यूज करने के लिए देता है। पर लीज एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है कि जैसे ही लेसी लेसर के पास जाता है एसेट को लीज पे लेने के लिए, तो लेसर के पास एसेट नहीं होती, बल्कि वो क्या करता है किसी लैंडर से पहले लोन लेता है, फिर उस लोन से एसेट को परचेज करता है, फिर उसको यहाँ पर किराए पे लीज पे जो है लेसी को दे देता है। तो इस तरह की लीज एग्रीमेंट को हम क्या कहते हैं, लीवरेज लीज। क्या कहते हैं, लीवरेज लीज। इसीलिए इसके अंदर तीन पार्टीज होती हैं। तो पहली फीचर देखो क्या कह रहा है, इट इन्वॉल्व थ्री पार्टीज कॉल्ड लेसर लेसी एंड द लेंडर। तो ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। तो लीवरेज लीज के अंदर हमारी थ्री पार्टीज होती है, लेसर लेसी और लेंडर। वन पोर्शन ऑफ द लीज रेंटल इज पास टू द लेंडर, यानी कि एक पोर्शन लीज रेंटल का पास किया जाता है लेंडर को, और दूसरा पोर्शन किसके पास जाता है, लेसर को। जैसे अगर मान के चलो जो लीज रेंटल 50,000 है तो दो हिस्से किए जाएंगे 25,000 के। 25,000 दिया जाएगा लेंडर को ताकि उसका लोन वापस किया जाए, और 25,000 किसके पास जाएगा, लेसर को, ताकि वो प्रॉफिट जो है वो कमा पाए। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ऑल पार्टीज इन्वॉल्व लीज ट्रांजेक्शन आर डोमिसाइल्ड इन इंडिया। तो ये फीचर नहीं होता, तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि ये जो फीचर है वो हमारा डोमेस्टिक लीज का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लियरली डिफाइन द हायर परचेज। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्लियरली डिफाइन करती है हायर परचेज को। तो हायर परचेज है क्या, पहले इसको समझ लो। हायर परचेज के अंदर यहाँ पर हम हायर परचेज के अंदर जो बायर होता है, ठीक है, हायर परचेज के अंदर जो बायर होता है वो यहाँ पर एसेट को इंस्टॉलमेंट पर बाय करता है। किस पे बाय करता है, यहाँ पर इंस्टॉलमेंट पे बाय करता है। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलो यहाँ पर एक ए पर्सन है और यहाँ पर बी पर्सन, ठीक है। तो ए पर्सन को एक मशीन चाहिए, ठीक है, और ये जो मशीन है वो किसके पास है, बी पर्सन के पास है। क्या है, बी पर्सन के पास है। तो ए पर्सन बी पर्सन के पास जाता है, कहता है कि मशीन कितने की है, ये कह रहा है 5 लाख रुपए का। तो इसने कहा कि देखो अभी तो मेरे पास 5 लाख रुपए नहीं है, पर मैं आपको हर साल 1 लाख रुपए यहाँ पर इंस्टॉलमेंट पे कर दूंगा, ये मशीन आप मुझे बेच दीजिए। ठीक है। तो बी पर्सन ने कहा ठीक है भाई, आपकी मर्जी। उसने इस मशीन को यहाँ पर दे दिया, पर कंडीशन क्या रखी, कंडीशन क्या रखी कि इसकी ऑनरशिप मैं तभी ट्रांसफर करूंगा जब आप यहाँ पर लास्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो पे कर दोगे, इससे पहले ऑनरशिप मेरे पास ही रहेगी, और अगर आप बीच में डिफॉल्ट करते हो तो ये एसेट मैं वापस लेकर चला जाऊंगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में हुआ है इसी को हम क्या कहते हैं, हायर परचेज। ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट और हायर परचेज में डिफरेंस ही ये है कि जो ऑनरशिप है इंस्टॉलमेंट के केस में इमीडिएटली ट्रांसफर होती है, पर हायर परचेज के केस में जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देते हो तब ऑनरशिप यहाँ पर ट्रांसफर होती है। तो मीनिंग आपको अच्छे से क्लियर हो गया। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर क्लियरली डिफाइन करें, पहला, एन अरेंजमेंट इन विच बायर इज अलाउड टू पे द परचेज प्राइस ऑफ एसेट इन इंस्टॉलमेंट। ये एक ऐसी अरेंजमेंट होती है जहां पर जो बायर है वो यहाँ पर एसेट को इंस्टॉलमेंट पे परचेज कर सकता है। बिल्कुल करेक्ट है, जो परचेज प्राइस है इंस्टॉलमेंट में पे कर सकता है। द ओनरशिप इन द एसेट इज पास टू द हायरर ओनली ऑन पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉल। हायरर का मतलब यहाँ पर जो परचेज कर रहा है यानी कि जो बायर है, तो जो ऑनरशिप है वो तभी पास की जाएगी बायर को जब वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देगा। तो बिल्कुल करेक्ट है। इफ द हायर मेक्स डिफॉल्ट इन मेकिंग पेमेंट ऑफ एनी इंस्टॉलमेंट द सेलर इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द एसेट फ्रॉम द हायर। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर डिफॉल्ट होता है तो यहाँ पर जो वो वेंडर है उसके पास राइट है कि वो एसेट को रिकवर कर सके, अपने पास ले जाए। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये सभी की सभी जो स्टेटमेंट है वो अच्छे तरीके से डिफाइन करती है हायर परचेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या है, विच ऑफ दिस इज नॉट अ ड्यूटी ऑफ हायर वेंडर। इसमें से हमारा कौन सा यहाँ पर ड्यूटी नहीं होता है हायर वेंडर का। पहला, डिलीवर द गुड्स इन ड्यू टाइम एंड गुड कंडीशन। हायर वेंडर आपको पता ही है जो यहाँ पर हमारा सेलर है, कौन है, जो यहाँ पर हमारा सेलर है। डिलीवर द गुड्स इन ड्यू टाइम एंड गुड कंडीशन, बिल्कुल ये ड्यूटी होती है कि जो भी गुड्स है उनको टाइम पर गुड कंडीशन में डिलीवर की जाए। ऐसा ना हो कि कार मंगाई थी
पर कार जो है टूटी फूटी है वो ट्रांसफर कर दी है, ऐसा नहीं। टू इंश्योर दैट गुड्स आर ट्रू विद द डिस्क्रिप्शन, तो ये भी ठीक है कि बायर ने जैसा गुड्स बोला था उसे वैसा ही गुड्स यहाँ पर ट्रांसफर किया जाए, ये एक कंडीशन होती है, ड्यूटी होती है। द ऑनर मस्ट हैव टाइटल ऑफ गुड्स, ये भी कंपलसरी है कि जो हायर वेंडर है वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं गुड्स को सेल कर सकता है जिसके ऊपर उसकी ऑनरशिप हो, ऐसा ना हो कि किसी दूसरे की प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। टेक केयर ऑफ द प्रॉपर्टी विद ड्यू डिलिजेंस आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद जो गुड्स है उनकी टेक केयर करना, उनको प्रोटेक्ट करके रखना, तो ये हमारा ड्यूटी नहीं होता हायर वेंडर का, ये ड्यूटी होता है हमारा हायर परचेजर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ड्यूटीज ऑफ हायर परचेजर इंक्लूड, तो हमारा जो हायर परचेजर होता है यानी कि जो बायर होता है वो उसकी कौन कौन सी यहाँ पर ड्यूटीज होती है। पहला, एक्सेप्ट गुड्स डिलीवर्ड बाय द ऑनर, तो जो भी ऑनर ने यहाँ पर गुड्स डिलीवर किया उसको एक्सेप्ट करना। टेक केयर ऑफ द प्रॉपर्टी विद ड्यू डिलिजेंस, तो जो भी प्रॉपर्टी है उसको ध्यान से यूज करना, ठीक है, ताकि जो गुड्स है वो सेफ रहे। रीडिलीवर द गुड्स ऑनर इफ द हायर परचेज एग्रीमेंट सीज टू वैलिड, तो ये भी करेक्ट है। अगर हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड नहीं रहता, जैसे उसने डिफॉल्ट कर दी तो अब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, तो यहाँ पर जो गुड्स है वो डिलीवर करने किसको, ऑनर को। द हायरर इज बॉन्ड टू रिसीव ऑल द इंस्टॉलमेंट रिलेटेड विद द हायर परचेज, जो हायरर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सभी की सभी जो इंस्टॉलमेंट है हायर परचेज से रिलेटेड है उनको रिसीव करे। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, गलत है, क्योंकि हमारा जो हायर वेंडर होता है उसे यहाँ पर इंस्टॉलमेंट जो है वो पे की जाती है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड इज अ करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द फीचर ऑफ म्यूचुअल फंड where it subtracts the investment in varied stock and sector by pooling the funds of various investors is called, एक ऐसा फीचर म्यूचुअल फंड का जहां पर वो जो भी पैसा इन्वेस्टर से इकट्ठा करती है उसको डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स और सेक्टर में इन्वेस्ट करती है ताकि रिस्क को स्प्रेड किया जा सके। तो ये हमारा कौन सा फीचर होता है, पहला लिक्विडिटी, अफोर्डेबिलिटी, डिवर्सिफिकेशन या फिर प्रॉफिट। तो ऑप्शन सी डिवर्सिफिकेशन इज अ करेक्ट आंसर। डिवर्सिफिकेशन के अंदर क्या होता है, देखो जो भी पैसा है उसको हम एक जगह पे इन्वेस्ट नहीं करते बल्कि अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, ताकि अगर कोई एक कंपनी डूब भी जाए, कोई एक सेक्टर डूब भी जाए, तो हमारा सारा का सारा जो पैसा है वो ना डूबे, कुछ पैसा हमारा यहाँ पर सेफ रहे। ठीक है, ये काफी अच्छा फीचर होता है हमारे यहाँ पर म्यूचुअल फंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश फंड इज ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन ओनली ड्यूरिंग स्पेसिफाइड पीरियड एट द टाइम ऑफ लॉन्च ऑफ स्कीम, यानी कि ऐसा यहाँ पर म्यूचुअल फंड जो कि सिर्फ और सिर्फ लॉन्च के टाइम पे ही ओपन रहता है सब्सक्रिप्शन के लिए, वो हमारा कौन सा कहलाता है, ओपन एंडेड फंड्स, क्लोज एंडेड फंड, इंटरवल फंड्स या फिर फिक्स मेच्योरिटी प्लान। तो ऑप्शन बी क्लोज एंडेड फंड इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अगर हम इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करें तो ओपन एंडेड फंड्स जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं क्लोज एंडेड फंड्स के। ओपन एंडेड फंड ऐसे फंड होते हैं जो कि हमेशा सब्सक्रिप्शन के लिए अवेलेबल होते हैं, उनकी कोई मेच्योरिटी पीरियड नहीं होती है, आप जब मर्जी उसको परचेस कर सकते हो, जब मर्जी आप उसको सेल कर सकते हो। उसके बाद एक क्लोज एंडेड फंड, क्लोज एंडेड फंड ऐसे फंड्स होते हैं जो कि जिनकी एक मेच्योरिटी पीरियड होती है, जिनकी एक मेच्योरिटी पीरियड होती है और हम सिर्फ और सिर्फ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू ही उसको परचेज कर सकते हैं, यानी कि जब न्यू फंड ऑफर लॉन्च होगा तब हम उसको परचेज कर सकते हैं। उसके बाद इंटरवल फंड, इंटरवल फंड ऐसे फंड्स होते हैं जिसके अंदर ओपन एंडेड फंड्स और क्लोज एंडेड फंड्स दोनों को ही यहाँ पर फीचर जो है वो पाए जाते हैं, यानी कि इंटरवल फंड की जो है मेच्योरिटी होती है, मतलब कि एक मेच्योरिटी पीरियड होता है, और ये फीचर हमारा क्लोज एंडेड फंड का। साथ के साथ इंटरवल फंड बीच में कुछ टाइम पीरियड के लिए ओपन किए जाते हैं सब्सक्रिप्शन के लिए, जो कि हमारा एक फीचर होता है ओपन एंडेड फंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे देखो, डैश रिस्क अराइजेस व्हेन वी आर फोकसिंग ऑन ओनली वन एस्पेक्ट विच कुड बी वन सेक्टर, वन कंपनी, वन म्यूचुअल फंड। देखो, जब हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसी एक चीज पर फोकस करते हैं, जैसे कि किसी एक सेक्टर पे फोकस कर लिया, किसी एक कंपनी पे फोकस कर लिया या फिर किसी एक म्यूचुअल फंड में फोकस किया और सारा पैसा वहीं इन्वेस्ट कर दिया, तो कौन सा रिस्क अराइज होता है, पहला मार्केट एनवायरमेंट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, इंडिविजुअल रिस्क या फिर कंसंट्रेशन रिस्क। तो ऑप्शन डी कंसंट्रेशन रिस्क इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि अगर एक जगह पे सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो अगर वो सेक्टर डूब गया, वो कंपनी डूब गई, वो म्यूचुअल फंड डूब गया, तो आपका सारा का सारा जो पैसा है वो डूब जाएगा, और ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी नहीं मानी जाती है। डिवर्सिफिकेशन की जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है वो काफी अच्छी यहां पर मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ डैश इंश्योर दैट इंश्योर डज नॉट प्रॉफिट बाय इंश्योरिंग विद मल्टीपल इंश्योर। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो बेसिकली हमारे जो इंश्योरेंस के फंडामेंटल प्रिंसिपल है उसके साथ रिलेटेड है। ठीक है, इसका जो आंसर है वो पहले मैं आपको बता दूं, कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो करेक्ट है। कॉन्ट्रीब्यूशन जो प्रिंसिपल है हमारा
इंश्योरेंस का, वो कहता है वो कहता है कि अगर कोई हमारा यहाँ पर पर्सन, अगर कोई पर्सन एक ही सब्जेक्ट मैटर का एक ही सब्जेक्ट मैटर का एक से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी के पास इंश्योरेंस करवाता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, तो एक पर्सन है, उसके पास एक कार थी, उसने इसकी जो इंश्योरेंस है वो यहाँ पर ABC तीन इंश्योरेंस कंपनी के पास जो है वो करा ली, ताकि अगर कार को कोई लॉस हो तो वो प्रॉफिट कमा पाए। जैसे उसने इसने सोचा था कि अगर मैं मान के चलो ए के पास 5 लाख की इंश्योरेंस करवाऊं, इसके पास 3 लाख की कराऊं, इसके पास 2 लाख की कराऊं, तो अगर इसको लॉस होगा तो इन तीनों से मैं पैसा रिकवर कर लूंगा और मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे अगर 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ, तो इसने सोचा कि 5 लाख रुपए एक कंपनी से 3 लाख रुपए एक कंपनी से मिल गए, तो ये तो खर्च हो गया मेरा। बी से जो मिलेगा और सी से जो मिलेगा वो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। पर यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल आता है कॉन्ट्रीब्यूशन का। ये क्या कहता है कि चाहे पर्सन यहाँ पर मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस कराएगा, पर जब उसे पैसा मिलेगा तो सिर्फ जितना उसका एक्चुअल लॉस हुआ है उतना ही पैसा मिलेगा। यानी कि अगर 3 लाख रुपए का यहाँ पर नुकसान हुआ है, तो तीनों इंश्योरेंस कंपनी मिलकर सिर्फ 3 लाख रुपए ही इस पर्सन को यहाँ पर देगी। यानी कि अगर सारा पैसा मान के चलो एक कंपनी ने पे कर दिया, तो बाद में ये जो बाकी की जो दो कंपनीज है उससे वो ये सारा जो पैसा है वो रिकवर करेगी, यानी कि इनका जो पोर्शन था उसको रिकवर जो है वो करेगी। ठीक है, तो सिंपल सा यहाँ पर प्रिंसिपल है कि अगर कोई लॉस हुआ तो एक्चुअल लॉस के बराबर ही पैसा मिलेगा, और जो मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो साथ ही मिलकर यहाँ पर लॉस को मतलब कि क्लेम जो है वो प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर टाइप ऑफ जनरल इंश्योरेंस के रिगार्डिंग करेक्ट है? पहला, मोटर इंश्योरेंस प्रोवाइड कवरेज फॉर लॉसेस इनकर्ड ड्यू टू डैमेज और थेफ्ट ऑफ व्हीकल। जो मोटर इंश्योरेंस है वो बेसिकली यहाँ पर व्हीकल के चोरी होने की वजह से या फिर डैमेज होने की वजह से जो आपको लॉस हुआ है उसको कवर करता है, उसके लिए क्लेम देता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। ट्रैवल इंश्योरेंस प्रोवाइड कवरेज फॉर लॉसेस इनकर्ड ड्यू टू डैमेज और थेफ्ट पर्सनल प्रॉपर्टी वाइल ट्रैवलिंग। तो अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो और वहां पर आपका कोई सामान, कोई पर्सनल प्रॉपर्टी चोरी हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो उसका क्लेम यहाँ पर दिया जाता है ट्रैवल इंश्योरेंस के अंदर, बिल्कुल करेक्ट है। फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी अनफोर्सिन लॉसेस, डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी ड्यू टू फायर, तो ये भी करेक्ट है। फायर इंश्योरेंस पॉलिसी बेसिकली हमें फायर से इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है कि हमारी प्रॉपर्टी को अगर आग लग गई है, उसे कोई नुकसान हो गया है, तो उससे हमें क्लेम जो है वो मिल सकता है। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑल ऑफ द इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दीज इज अ मोटर इंश्योरेंस एक्सक्लूजन? यानी कि अगर हम मोटर इंश्योरेंस करवाते हैं तो कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पर हमें मोटर इंश्योरेंस का क्लेम यहाँ पर नहीं मिल सकता, यानी कि एक्सक्लूजन है। पहला, नॉट हैविंग वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपने मोटर इंश्योरेंस करवाया है और आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आपको यहाँ पर क्लेम नहीं मिल सकता है। अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग लिकर एंड ड्रग्स। तो अगर मान के चलो आपने किसी पर्सन ने लिकर पी के या ड्रग लेकर चला रहा है, एक्सीडेंट हो गया, तो वहां पर भी क्लेम नहीं मिलेगा। एक्सीडेंट टेकिंग प्लेस बियॉन्ड जियोग्राफिकल लिमिट। जैसे अगर आपकी जो इंश्योरेंस थी वो पंजाब में थी और आप हरियाणा में जा रहे हो, वहां पर एक्सीडेंट हो रहा है, तो वहां पर आपको क्लेम नहीं मिलेगा। वाइल व्हीकल इज यूज फॉर अनलॉफुल पर्पस। तो अगर व्हीकल को किसी अनलॉफुल पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, जैसे कि चोरी करने के लिए यूज किया जा रहा है, तो उस केस में भी आपको क्लेम नहीं मिलेगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा, यहाँ पर थर्ड, यहाँ पर फोर्थ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, IRDAI माइक्रो इंश्योरेंस रेगुलेशन 2005 डिफाइंस माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी एज अ जनरल और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी विद सम एश्योर्ड। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारी कोई भी जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी या फिर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो कब हम उसको माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी मानेंगे? पहला, अगर उसकी अमाउंट 20,000 उससे कम है, 30,000 उससे कम है, 50,000 उससे कम है, या फिर 60,000 उससे कम है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसीज होते हैं बेसिकली ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए बनाए जाते हैं जो नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसीज को नहीं परचेज कर सकते, उनके पास इतने फंड्स नहीं होते हैं, तो यहाँ पर माइक्रो इंश्योरेंस स्कीम्स यहाँ पर लेकर आई गई हैं ताकि उनको भी इंश्योरेंस के जो बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पर मिल सके। तो ऑप्शन सी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी जिसकी अमाउंट 50,000 या फिर उससे कम है, तो उसको वो हमारे यहाँ पर माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो ओवर होता है। तो हमने यहाँ पर आईएफएस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में यहाँ पर डिस्कस किया, जैसे कि लीज के बारे में, हायर परचेज के बारे में,
इंश्योरेंस के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। हम इस सीरीज को कंटिन्यू आपके लिए लेकर आते रहेंगे, जहां पर हम आईएफएस के कुछ यहाँ पर रैंडम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है पिक करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप उसको अटेंड करो, आपकी प्रिपरेशन जो है अच्छी हो सके। तो आपको इस सीरीज को कंटिन्यूस बेसिस पे अटेंड करना है। आईएफएस के साथ साथ हमारी एएफएम की भी सीरीज चलती है। इन सभी और इस सीरीज के जितने वीडियोस हैं वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है वो मिल जाएंगे। तो आपको उन वीडियोस को गो थ्रू करना है और अपने प्रिपरेशन को बेहतर बनाना है। साथ के साथ अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट आता है तो आप हमें इंश्योरेंस आप हमें यहाँ पर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, वहां पर आपके डाउट जो है वो क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक ओवर होता है। तो अगर आप आईएफएस की एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करना चाहते हैं तो हमारे कोर्स में जरूर एनरोल कर लीजिए, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियोस, जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लास होती है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती है। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में इंटर इकोनॉमी इंटर फाइनेंशियल सिस्टम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज है वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आईआईबीएफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक आईएएस यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सकें। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।